नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर शास्त्री और आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों को दिवाली जैसे विशिष्ट पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। यह ऐसा पर्व है जो खुशियों के लिए मनाया जाता है, विजय के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व का हमारे जीवन में बहुत विशिष्ट महत्व है और विशिष्ट महत्व है कि हमारे जीवन में से रोशनी आती है और वैसी रोशनी आपके जीवन में भी आए, आप सफलता प्राप्त करें, यही मेरी आपसे कामना है। वैसे भी आईपीएल बम्बई जीत चुका है, बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, अमेरिका रिजल्ट चुनाव आ चुका है। कुछ दिन बाद आपके पटवारी का रिजल्ट भी आएगा और अन्य एग्जामों के भी आएंगे। तो आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इस दिवाली पर कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आए, आपके जीवन में भी रोशनी हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं हूँ दिवाकर शास्त्री और जैसा कि आप जानते हैं, सैटरडे है और सैटरडे को मैराथन क्लासेस होती है। मैराथन क्लासों के संदर्भ में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं विगत 8 सालों से ज्योग्राफी का अध्यापन करा रहा हूँ। ठीक है? और मैंने बहुत सारे संस्थाओं में पढ़ाया है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाया है राजस्थान की। और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो अनअकैडमी है। टीचरों की एक बहुत बड़ी चैन आपको यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अनअकैडमी में आपको क्या क्या मिलता है ये देखिए। अनअकैडमी में आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलती है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। देखिए दिवाली का सीजन है, तब भी आपको क्लासें मिल रही है, लाइव क्लास मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको, डाउट क्लियरिंग सेशन है, पूरा सिलेबस यहाँ देखो कवर हो रहा है। तो ये है अकेडमी फायदे। ऑफ डे है, छुट्टी है, कोचिंग अगर होती है ऑफलाइन तो बंद हो जाती, लेकिन अनअकैडमी है, चलेगी और चलती जाएगी आपके लिए। सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, डाउनलोड आप पीडीएफ कर सकते हो। एजुकेटर बहुत सारे आकर्षक तरीके लाते हैं, वो आप देखोगे धीरे धीरे। हम लोग बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं और बेटर करेंगे, सभी लोग बेटर करते हैं। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, तो आप ये देख सकते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, उन्हें करना चाहिए। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, फिर इसे इंस्टॉल करें। आप ये दो फॉर्मेलिटीज आप पूरी कीजिए। उसके बाद में 3 फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो ये है। स्टेप 3 में क्या करना है, यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। जब आप प्लस पर क्लिक कर देंगे तो पीसीएस पूछेगा, स्टेट पीसीएस कौन सा है, तब आप यहाँ पे आरपीएससी कर देंगे। और लास्ट में आपसे वो पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन करेगा तो आप फीस देखिए। अनअकैडमी अगर आप फीस देखें तो पूरे साल भर की फीस मात्र 7,000 रुपये है। और पूरे 24 महीने की 2 साल की फीस, 24 महीनों की फीस मात्र 8,400 रुपये। उसमें भी अगर ये दिवाकर 10 आप कोड लगा देते हो तो आपकी फीस में 10% की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है साहब। दिवाकर 10 रेफरल कोड है और इस रेफरल कोड को यूज करने से आपकी फीस में 10% की छूट मिलती है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, वो है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम जो चैनल है, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती है दोस्तों, आप इनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं साहब। मैंने ये जो स्टार्ट किया है, प्रत्येक टॉपिक से 50-100 सवाल बनाता हूँ और उस टॉपिक को क्लियर करा देता हूँ। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो पहला टॉपिक है आपका, राजस्थान का परिचय से सवाल है। तो आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान दीजिए। टोपा लगा लिया जाता है, सर्दी का टाइम है। राजस्थान को मरुकांतार किस ग्रंथ में कहा गया है? देखो साहब, राजस्थान की नाम की बात हो रही है, की बात हो रही है, राजस्थान की नाम की, कि राजस्थान को ये बहुत, राजस्थान के प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक बहुत सारे नाम रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि मरुकांतार जो नाम है वो राजस्थान को किस ग्रंथ में दिया गया है। देखो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, राजस्थान को मरुकांतार वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। ग्रंथ पूछा है, किसने कहा है ये नहीं पूछा।
ठीक है। तो मरुकांतार वाल्मीकि जो रामायण थी उसमें राजस्थान के लिए क्या यूज किया गया है, मरुकांतार शब्द यूज किया गया है। देखो वेदों में जो है आपको यहाँ ध्यान देना है, वेदों में राजस्थान के लिए ब्रह्माव्रत शब्द का यूज किया गया है। वेदों में राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, ब्रह्माव्रत। आपको ध्यान देना है दोस्तों, वेदों में राजस्थान को ब्रह्मावर्त बताया गया है। वहीं अगर आप देखें वहीं अगर आप देखें तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। बसंतगढ़ का शिलालेख था, सिरोही में है बसंतगढ़, और शिलालेख में इस बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य यूज किया गया है। थोड़ा सही नहीं, तो राजस्थानी नृत्य, तो यहाँ पर बसंतगढ़ का जो शिलालेख है सिरोही में है, उसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी नृत्य शब्द का यूज किया है। इसके अलावा राजरूपा का आप ले लीजिए, अबुल फजल का आप वो ले लीजिए, आयन अकबरी ले लीजिए, मुड़ोद नैन्सी का नैन्सी लिख्यात ले लीजिए, कुएमाला ले लीजिए ग्रंथ, इन सब में भी राजस्थान के लिए शब्द यूज किया गया है। फिर जॉर्ज थॉमस आते हैं, वो आगे अपन देखते जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, राजस्थान को मरुकांतार किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आप कहेंगे साहब रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया है। वेरी गुड। अब ये पूछ रहा है 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना, 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना किसने कहा। देखिए बिल्कुल इजी है, आप ऐसे बिल्कुल तनाव ना लें। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना के मैं आपको करा रहा हूँ। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं कि राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना सबसे पहले नाम किसने दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना जो शब्द है वो किसने यूज किया है, जॉर्ज थॉमस ने। राजपूतों के आधार पर, वहां उनकी प्रभुत्व के आधार पर, सत्ता के आधार पर, उनके वर्चस्व के आधार पर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अगर आप देखिए मिलिट्री मेमोयर्स, एक किताब का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किताब क्या है कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब ये जो किताब है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, पुस्तक का प्रकाशन 1805 में हुआ है, और इसके लेखक पूछ रहे हैं। तो अब लेखक आप जानते हो दोस्तों, लेखक कौन है इसके, लेखक है विलियम फ्रैंकलिन। देखो दिवाली का टाइम है तो ये आपके आंसर्स का वेट मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। मैं घर पे हूँ लेकिन ये क्लास रिकॉर्डिंग करके दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे तैयारी दिवाली के दिन भी मिले, हम आपको एक लेसन तैयार करा दें आपका, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो, आप घर पे भी अपनी स्टडी रेगुलर रख पाए। आप अगर जुड़े रहते हैं तो ये मान के चलिए कि अगले एक महीने में राजस्थान ज्योग्राफी को हम खींच के रख देंगे, बहुत शानदार कर देंगे। जो बच्चा ये सोचता है कि वो राजस्थान ज्योग्राफी में उसका कमजोर हाथ है, इंडियन ज्योग्राफी में हाथ कमजोर है, तो मैं आपको दावा कर देता हूँ कि आपका सबसे बेस्ट टाइम अब है। आप हमसे जुड़ जाइए स्पेशल पे, प्लस पे, यूट्यूब पे। आप ये मान के चलिए कि आपके पटवारी में हमारी जो टीम है बहुत शानदार प्रयास की। जो मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक का प्रकाशन 1805 में हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है, विलियम फ्रैंकलिन है। अब ये विलियम फ्रैंकलिन ने बताया था कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसी किताब में इस चीज का उल्लेख किया गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द आपका है, निम्नलिखित में से कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। ऐसी कौन सी किताब है जो कर्नल जेम्स टोड ने नहीं लिखी। तो आप जानते हो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी है। इसी में आपको वो शब्द मिलते हैं रायथान,
रजवाड़ा और राजस्थान। इसी किताब में आपको ये शब्द प्राप्त होते हैं, राजस्थान, रजवाड़ा और रायता। ठीक है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनकी डेथ के बाद में ये किताब आई थी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। इनकी वाइफ ने ये किताब प्रकाशित करवाई थी। ठीक है। पश्चिम यात्रा का वृत्तांत, ये भी इन्हीं की किताब है। तो 3 किताबें कर्नल टोड की है, ध्यान देना। एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, और तीसरी जो आपकी किताब है, पश्चिम की यात्रा वृत्तांत। ये तीनों किताबें जो हैं कर्नल जेम्स टोड की है। हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ है, मेवाड़ का जो इतिहास है वो इनकी नहीं है, श्यामल दास जी लिखेंगे। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? बी। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सिंपल तरीके से, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ जुड़ा रहना है। कर्नल टोड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए जी। कर्नल टोड है, उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलो एक क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिए। जो कर्नल टोड है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हाँ जी, चलो मैं वहीं चला गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सभी कथन सत्य हैं। कर्नल टोड को गोडीवाला बाबा कहते थे, बिल्कुल साहब, गोडीवाला बाबा कहते थे, क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल टोड को। कर्नल टोड को राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं या नहीं कहते, ये बताओ आप। तो दोस्तों, कर्नल जोड़ जो है उसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं या नहीं? और आपको अगला सवाल है, कर्नल टोड का क्या देहांत 1932 में हुआ था? बताइए, कर्नल टोड का देहांत 1932 में हुआ था या नहीं? नहीं, कर्नल टोड का देहांत 1932 में नहीं हुआ था। ठीक है। कर्नल टोड अजमेर, टोंक और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे। तो ध्यान देना है दोस्तों कि जेम्स टोड को घोड़ी वाला बाबा कहते थे। बिल्कुल सही है, घोड़े वाला बाबा, घोड़े पे आते थे बैठे। राजस्थान के इतिहास का जनक भी है, बिल्कुल साहब है। वह मेवाड़ में जाओगे, महल में जाओगे तो आप देखोगे। जेम्स टोड अजमेर, टोंक और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। 32 में नहीं हुआ था शायद। ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर सकते हो आराम से। और क्वेश्चन ये है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अगर आपसे पूछे भाई राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो जैसा कि आप जानते हो राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में है, तो आप क्या कहेंगे? 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। 03 है, ये 30 हो गया दोस्तों, तो ये सही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, ये उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, ये उत्तरी, ये भी उत्तरी, ये भी उत्तरी और ये भी उत्तरी। अभी आपका जो पेपर हुआ था पुस्तकालय अध्यक्ष, उस पुस्तकालय अध्यक्ष में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे के ऐसे। तो आपको ध्यान देना है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांशों में है।
आपसे पूछे राजस्थान में कुल जिले और संभागों की संख्या, अगर आपसे कुल जिले पूछ रहा है और कुल संभाग पूछ रहा है तो आप जानते हो राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग है। इनकी भी चर्चा पर अलग से करेंगे। अभी तो आपसे पूछे कि राजस्थान की ठीक मध्य में स्थित संभाग, सबसे बीचों बीच कौन सा संभाग राजस्थान में है? उदयपुर दक्षिण में है, जयपुर उत्तर में है, उत्तर पूर्व भी कह सकते हो थोड़ा सा, कोटा दक्षिण पूर्व में है, तो आप क्या कह सकते हो इसको? मध्य में है। तो राजस्थान के मध्य में कौन सा संभाग है? तो आप कहेंगे राजस्थान का जो मध्य है में अजमेर संभाग स्थित है। चलो जी, अब देखो ये आपके बिंदु हैं और आपको पूछ रहा है राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है, ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो आप जानते हो, मान लो यूं समझ लीजिए आप, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी जगह है, यहाँ पे कौन सी जगह है, यहाँ पे कौन सी जगह है और यहाँ पे कौन सी जगह है। चार बिंदु है जी, तो आपको इन बिंदुओं को डिफाइन करना है, बस इतना ही करना है आपको। ब्लर कर लेते हैं चेन। ये मान लीजिए कि आपका ए बिंदु है, ये आपका दक्षिणतम बी बिंदु है, ये आपका सी बिंदु है और ये आपका डी बिंदु है। तो डी पे क्या आ जाएगा दोस्तों? डी पे आ जाएगा आपका कटरा, सिलाना। बताओ क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? सिलाना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कटरा, सॉरी सिलाना। धौलपुर का राजाखेड़ा तहसील में स्थित सिलाना यहाँ पे आ जाएगा। सी पे आ जाएगा आपका कटरा, ए पे आ जाएगा आपका कोणा गांव और यहाँ पे आ जाएगा आपका बोरकोट। अगर आपको अक्षांशीय विस्तार भी पूछे, यहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 30 डिग्री 12। पूछ ले भाई कोणा कितने अक्षांशों में स्थित है, 30 12 पे। कटरा कितने अक्षांशों में है, तो कटरा के बारे में आप कहेंगे देशांतरों में है ये 69 30 पे। तिलाना कितने पे है, तो आप कहेंगे 78 17 पे है। और आप बोरकुंड के बारे में क्या कहेंगे? 23 डिग्री 03। ठीक है जी, 1 2 3 4 सीधा सीधा बन रहा है ए आंसर। एक एक क्वेश्चन आपको बड़े आराम से कराया जाएगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम पटवारी का है। आप जितना पढ़े वो कंठस्थ पढ़े, अच्छा पढ़े, ये हमारी प्रयास है और उसमें आपको हम सही ले जाएंगे। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग, देखो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। इनका ये मतलब है इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। अब चेक करते हैं अपन फैक्ट्स को कौन सा सही नहीं है। तो असत्य कथन छांटना ही चाहिए आपको। और ऐसा कथन देखिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग बीकानेर है, सही है गलत है। राजस्थान का पूर्वी संभाग भरतपुर है, सही है गलत है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में जयपुर संभाग स्थित है और राजस्थान का पश्चिमी संभाग जोधपुर है। देखो साहब, राजस्थान का उत्तरी संभाग बीकानेर है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का जो पूर्वी संभाग है वो भरतपुर है। दक्षिणी पूर्वी संभाग जो है वो जयपुर नहीं है, कोटा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? असंख्य। और पश्चिमी संभाग जोधपुर है, बिल्कुल सही बात। तो आपका आंसर हो गया है पी। निम्नलिखित कथनों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप और बताइए सही कूट क्या है। राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है साहब, राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य स्थित है, इसमें कोई समस्या नहीं आपको, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा है, ये भी बिल्कुल सही बात है साहब, उत्तर पूर्व में हरियाणा है जी। यूं देख लीजिए आप तो
तो ज्यादा इंटरटेनमेंट होगा। यहाँ पर कौन है? पंजाब है, जैसा कि आप जानते हो। यहाँ पे उत्तर पूर्व हो गया, तो यहाँ पे कौन है? हरियाणा है, ये भी आप जानते हो। पूर्व में यूपी है, बिल्कुल साहब यहाँ पे यूपी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण पूर्व में एमपी है, बिल्कुल सही बात है। तो चारों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है, एमपी। तो इसके चारों कथन क्या है? बिल्कुल सही है कि राजस्थान के उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है। सारी बातें आपकी बिल्कुल सही है, कतई कोई समस्या नहीं। अब आपको पूछ रहा है ये कि राज्यों के साथ लगने वाली सीमा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो सीमा है वो किसके साथ कितनी लगती है, किसके साथ कितनी नहीं लगती, ये सवाल है आपका और आपको इसका जवाब देना है। ये रिकॉर्डेड क्लास में आदत है नहीं है आपको, तो कहाँ से जवाब दोगे? कुछ नहीं, आपको पड़ेगी ना। देखो, पूछ रहा है कि पंजाब के साथ कितनी लगती है। आप जानते हो यहाँ पे पंजाब है और इसके साथ सबसे कम सीमा लगती है राजस्थान की, 89। तो राजस्थान की पंजाब के साथ कितनी लग रही है सीमा? 89 लग रही है। राजस्थान की सबसे जो कम सीमा लगती है वो पंजाब के साथ ही लगती है। हरियाणा यहाँ पे है दोस्तों, उत्तर पूर्व में भी बात की अपन ने। हरियाणा के साथ लगती है राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी सीमा और वो है 1262 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो हरियाणा के साथ राजस्थान की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। आप जानते हो यूपी के साथ राजस्थान की लगती है 877 किलोमीटर सीमा। यूपी जो है के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर सीमा लगती है। और लास्ट में है गुजरात। गुजरात के साथ राजस्थान की 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। तो कुल मिला के दोस्तों बात ऐसी है कि राजस्थान की पंजाब के साथ न्यूनतम लगती है 89, हरियाणा के साथ 1262, यूपी के साथ 870 किलोमीटर, गुजरात साथ 1022 किलोमीटर और एक बचा है एमपी, उसको भी देख लेते हैं। उसके साथ लगती है सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर की सीमा। तो देख लो, ए में आ जाएगा 4, ठीक है, फिर बी में आ जाएगा 2, बस हो गया ये। सी में आ जाएगा 3, डी में 1। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई समस्या? यहाँ तक मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या होगी। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है आपको। क्या छांटना है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका असत्य कथन है? गुजरात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अभी अपन ने देखा गुजरात राजस्थान के कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम दिशा में, यही तो है। तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में है गुजरात, बिल्कुल सही बात है। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। गुजरात से राजस्थान के 7 जिलों की सीमा लगती है, नहीं साहब, गुजरात के साथ राजस्थान के केवल 6 जिलों की सीमा लगती है। कितने लगती है दोस्तों? गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है भाई। आप जानते हो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान के 6 जिलों की सीमा किसके साथ लग रही है? गुजरात के साथ लग रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये 6 जिले हैं जिनकी सीमा किससे लग रही है। ये कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया जी, ठीक है। गुजरात के साथ सबसे लंबी सीमा उदयपुर की लगती है, बिल्कुल सही बात साहब। उदयपुर जिले की जो सीमा है वो गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लगती है, बिल्कुल सत्य बात है। उदयपुर के साथ, सॉरी, गुजरात के साथ उदयपुर की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। गुजरात से सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की, ये भी बिल्कुल सही बात है। बाड़मेर की जो सीमा है वो गुजरात के साथ सबसे कम लगती है।
सबसे कम बाड़मेर की, सबसे ज्यादा गुजरात की, 6 जिलों की, और दक्षिण पश्चिम में स्थित है गुजरात राजस्थान के। राजस्थान का कौन सा जिलों का जोड़ा सबसे लंबी और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान का इन जिलों के जोड़े में से ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो देखिए ये पहला जोड़ा ही देख लीजिए, झालावाड़ जिला सबसे ज्यादा सीमा लगाता है एमपी के साथ और सबसे लंबी सीमा भी लगाता है अंतर्राज्यीय। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? किसी राज्य के साथ राजस्थान के किसी जिले की सबसे लंबी सीमा लगती है झालावाड़ की, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है झालावाड़, पहली बात तो ये होगी। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है बाड़मेर की, जो गुजरात के साथ लगती है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक सीमा बाड़मेर की और न्यूनतम किसकी है? सॉरी, सर्वाधिक झालावाड़ की और न्यूनतम किसकी है? बाड़मेर की, जो किसके साथ लग रही है? गुजरात के साथ लग रही है। तो आप ये ध्यान देंगे साहब। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? अभी अपन ने बात की, पंजाब के साथ लगती है 89, गुजरात के साथ लगती है 1022, हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश साथ लगती है 1600 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किसके साथ लग रही है? अब देखो, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लग रही है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? सीधी सी बात है, राज्यों के साथ कितने जिले सीमा लगा रहे हैं? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि राज्यों के साथ, राज्यों के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? राज्यों के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं, ये सवाल है जी आपका। तो आप बता दीजिए कि राज्यों के साथ राजस्थान के 23 जिले सीमा लगाते हैं। आपसे पूछे राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित हैं? राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित है? राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित हैं? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान के 25 जिले जो हैं वो सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? अगला क्वेश्चन यहाँ बन जाए, मान लो राजस्थान के कितने जिले, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? तो आपको जब ये आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं तो आप बोलेंगे राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले केवल राज्यों के साथ लगाते हैं? ओनली राज्यों के साथ सीमा, ओनली राज्यों के साथ।
तो ओनली राज्यों के साथ सीमा की बात होगी तो आप कहेंगे राजस्थान के 21 जिले केवल राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। तो सर ऐसे बहुत सारे 8-10 क्वेश्चन हो रहे हैं सीमाओं से, देखते आगे आते हैं तो ठीक नहीं, मैं करा दूंगा आपको। ये बोल रहा है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। जलीय सीमा राजस्थान की है नहीं, सीधी सी बात है, राजस्थान की एक ही सीमा है स्थलीय, उसको ही अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। तो राजस्थान की दो सीमाएं हैं जी, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और एक अंतर्राज्यीय सीमा है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है, एक मिनट, कुल सीमा जो राजस्थान की है वो कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 5,920 किलोमीटर। इसमें दो फैक्ट हो रहे हैं। अब पूछ रहा है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, जिसे आप रेड क्लिप कहते हो, पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के 2 राज्य राजस्थान जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1,070 किलोमीटर। वहीं राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय राज्यों के साथ सीमा है वो 4850 है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 5,920। राजस्थान के वे जिले बताइए जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगाते हैं। मतलब राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगाने वाले जिले और अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले जिले, ठीक है। तो आप जानते हो गंगानगर और बाड़मेर दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगाते हैं। अगर हम देखें गंगानगर को, तो गंगानगर की सीमा पंजाब से भी लगती है और गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। वहीं हम बात करें बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है और बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। तो हमने देखा राजस्थान के दो जिले गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों जिले गंगानगर और बाड़मेर दोनों राज्यों के साथ भी सीमा लगाते हैं और दोनों पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दो जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? अलग से तो कोई नाम होगा नहीं राजस्थान की सीमा का, राजस्थान ने कोई समझौता किया हो पाकिस्तान के साथ, नाम दिया हो। सीधी सी बात है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वही राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन जो रेखा है भारत और चाइना के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। डूरंड जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और अफगानिस्तान के बीच में है। और एक और रेखा ले लो, जीरो लाइन, शून्य रेखा कहते हैं इसको, जीरो लाइन। ये जो जीरो लाइन है ये भारत तो क्या त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, क्या हो गया, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, भारत ही मान लो इसको, शून्य रेखा कहते हैं। तो भारत और चार रेखाएं हैं जी, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और जीरो लाइन या शून्य रेखा बोले त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। तो यहां तक आप क्लियर आपको। चलो अब ये पूछ रहा है जी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, उत्तरी और दक्षिण बिंदु कौन सा है। देखिए जी बात ऐसी है, ये मान लीजिए कि राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, ये आरंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। आप कह सकते हो यह आरंभिक बिंदु है।
प्रारंभिक बिंदु। अंतरराष्ट्रीय सीमा कहाँ से आरंभ होती है? यहाँ से आरंभ होती है। कहाँ समाप्त होती है? यहाँ समाप्त हो रही है। यहाँ समाप्त हो रही है, वहां आरंभ हो रही है। ये उत्तरी बिंदु है जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये दक्षिणी बिंदु है। तो आपको पूछ रहा है राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो जब उत्तरी बिंदु पूछे तो आप कहेंगे हिंदुमलकोट। क्या कहेंगे? उत्तरी बिंदु को कह देंगे आप हिंदुमलकोट, और ये गंगानगर में दोस्तों हिंदुमलकोट। राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो आरंभिक बिंदु है, जो उत्तरी बिंदु है, वो है हिंदुमलकोट। और राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है, जो अंतिम बिंदु है अंतरराष्ट्रीय सीमा का, वो बाड़मेर में है। उसको हम बाखासर भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं शाहगढ़ भी कह सकते हैं। तो साहब बाखासर भी है और शाहगढ़ भी है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे है दोस्तों? बाड़मेर में। तो आप कह सकते हो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा हिंदुमलकोट से आरंभ होती है और समाप्त हो जाती है बाखासर, बाड़मेर, सागड़ में, ठीक है। चलो ये भी आपका क्लियर। तो आपको ये पूछे तो बता देना। एक एक क्वेश्चन आपको एक एक लाइन से कराया जा रहा है, बना बना के। आपको बिल्कुल टॉपिक को पढ़ाने के बाद इस तरह जब आपको कराते हैं तो आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद हो जाता है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आंतरिक जिला नहीं है, मतलब आंतरिक का मतलब है ऐसा जिला, ऐसा जिला, ऐसे जिले जिनकी सीमा, जिनकी जो सीमा है, जिनकी जो सीमा है वो किसी राज्य या देश के साथ नहीं लगती। यानी ऐसे राज्य, ऐसे जिले जो न किसी देश को टच कर रहे हैं, न किसी राज्य को टच कर रहे हैं। ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी राज्य या देश के साथ नहीं लगती, उनकी बात हो रही है, जो बॉर्डर पे नहीं है, जो अंतर्वर्ती जिले हैं। आंतरिक का मतलब ये भी होता है अंतर्वर्ती, जो आंतरिक भाग में है। तो देखिए साहब इन जिलों का, अब ये पूछ रहा है नहीं है, तो आप जानते हो जोधपुर भी आंतरिक है, पाली भी आंतरिक है, टोंक भी आंतरिक है। भीलवाड़ा की जो सीमा है वो एमपी के साथ लगती है, और सबसे कम लगती है एमपी के साथ। सबसे कम अगर किसी की सीमा लगती है तो वो लगती है भीलवाड़ा की। एमपी के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगती है? भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा तो बॉर्डर पे है, राज्यों के साथ सीमा लगाता है एमपी की। लेकिन अब आपको नाम ध्यान रखना है, राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो क्या हैं? अंतर्वर्ती हैं। और अंतर्वर्ती जिलों को हम देख सकते हैं, पहला जो जिला है आपका वो जोधपुर है। दूसरा उसके पास में ही बैठा हुआ है, पाली है। तीसरा भी उसके पास में ही है, नागौर है। पाली के पास में राजसमंद पड़ जाता है। राजसमंद के पास में अजमेर है। 5वें नंबर पे क्या हो गया? अजमेर। 6वें नंबर पे जो है वो आपको दिख रहा है, टोंक है। 7वें नंबर पर बूंदी है। 8वें नंबर पर दौसा है। तो भाई ये 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती माने जाते हैं, जोधपुर, पाली, नागौर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। इनके बाहर कुछ भी नहीं है। ये जो पेपर पहले पार्ट का है ये आपको 90% कवर कर देगा, ठीक है। एक दो सवाल अजीब से बना देते हैं, उससे जस्ट कह रहा हूं मैं 90 या 95 कर देगा, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं
उनकी बात हो रही है। सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है, ये बातें हो रही है जी। आप जानते ही हो इन बातों को। तो आप जानते हो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हिंदू मलकोट से आरंभ होती है और ये बाखासर में जाके खत्म हो गई है। 4 जिले आपके यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है। कितने जिले हैं दोस्तों? 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और पाकिस्तान के भी 9 जिले हैं, उनमें एक बहावलपुर है, एक मीरपुर है, खैरपुर ले लो दो। काफी सारे हैं, 9 जिले हैं। बहावलनगर, रहीम खानपुर, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम खानपुर, संघर, कोटकी, सुकूर, थार पारकर, उमरकोट, खैरपुर, मीरपुर, बहुत सारे हैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि राजस्थान का ये कूट दिया गया है। तो आप जानते हो गंगानगर जो सीमा लगाता है वो पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितनी लगा रहा है? 210। बीकानेर जो सीमा लगा रहा है, आपको दिख रहा है, वो 168 किलोमीटर की सीमा लगा रहा है। जैसलमेर जो लगा रहा है वो 464 है। और बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है। तो जब आपको पूछे सबसे ज्यादा कौन लगाता है, तो सबसे ज्यादा लगाता है जैसलमेर। जैसलमेर की जो सीमा है वो 464 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान का जिला जो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता हो, सर्वाधिक लगाता हो, तो कौन आ जाएगा? जैसलमेर। सबसे कम सीमा कौन लगाता है? सबसे कम लगा रहा है बीकानेर। ध्यान देना है, बीकानेर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं इस बात पर। पूछ रहा है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। अभी तो बताया है कि बिल्कुल ए वाला क्या है, उत्तर से दक्षिण बिल्कुल सही क्रम में है सब। देखो सबसे ऊपर कौन है उत्तर में? सबसे उत्तर है गंगानगर, फिर कौन है? बीकानेर, फिर कौन है? जैसलमेर, और फिर कौन है? बाड़मेर। सबसे उत्तर में पड़ेगा गंगानगर, सबसे दूसरे नंबर पे उसके नीचे कौन पड़ेगा? बीकानेर, उसके नीचे कौन पड़ेगा? जैसलमेर, और सबसे दक्षिण में कौन पड़ेगा? बाड़मेर स्थित है। आप कह सकते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अगर उत्तर से दक्षिण क्रम आप लेंगे, उत्तर दक्षिण क्रम हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे एक एक लाइन को खोल खोल के क्वेश्चन बना दिए गए हैं आपके हित में। आप आराम से पढ़ें, समझ में आए आपको, आपको पढ़ा देंगे हम, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे, तो फिर बताइए क्यों समझ में नहीं आए। जब हम आपको अच्छा सा पढ़ा देंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तरीके से करा देंगे, फिर आप क्वेश्चन कैसे गलत करोगे बताइए। फिर तो वैसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं जैसे पूछते हैं ना सुखाड़िया जी के पिताजी क्या खेलते थे। पर हमें क्या पता कौन सी किताब में लिखा हुआ, और हम कौन से पिताजी के टाइम थे खेलते हैं। तो इस तरह के सवाल, गहलोत जी के पिताजी क्या खेलते हैं, हमें क्या पता। ये बातें हैं साहब, ऐसे सवाल जब बनाएंगे तो फिर वो तो गलत होंगे। हो सकता है किसी एक बच्चे को पता हो सकता है 100 बच्चों को पता हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों का जवाब नहीं हुआ करता है ना। ऐसे क्वेश्चनों को लेफ्ट कर दे तो अच्छा लगता है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक की कोई समस्या नहीं है, मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या होगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नजदीक जिला, अच्छा ये असत्य कथन पूछ रहा है जी आप। पूछ रहा है जी असत्य कथन कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पूछ रहा है। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कतई कोई समस्या। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। हमें दूर पूछ रहा है, पहले नजदीक पूछा था, अब इसमें दूर ले गया मुख्यालय में, तो क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है। सारे ही सही है जी, इसमें क्या दिक्कत है? ये ऐसे देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा आप सोच ज्यादा तनाव मतलब। आप ये कह रहा है कि मान लो कि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। अब इस पे चार थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पास चार जिले हैं। गंगानगर है, यहाँ पर है, बीकानेर है, यहाँ पर है, जैसलमेर में जो यहाँ पे, बाड़मेर है यहाँ पे। ये कह रहा है कि इन चार जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट कौन है जिला मुख्यालय? आपने कहा साहब गंगानगर है, तो साहब दूर जिला मुख्यालय कौन है? तो साहब बीकानेर है। और सबसे दूर कौन है? सबसे पूर्व में कौन है? धौलपुर है, वो भी है साहब। ये तीनों बातें क्या होगी? सही होगी। अगर इसी को वो यूं पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय, क्या पूछ ले? सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय। अगर वो संभागीय मुख्यालय आपको पूछता है तब आप कर देंगे बीकानेर। सबसे ज्यादा नजदीक जो संभागीय मुख्यालय है बीकानेर है। और दूर मुख्यालयों की बात करेंगे तो भरतपुर सबसे ज्यादा दूर है। चलो जी, ये भी आपका हो गया। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा लगाता है? तो आप जानते हो पाली जिला जो है उसकी सीमाएं राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है। देखिए मान लीजिए ये पाली है पाली। पाली की सीमा यहां से लगाइए आप, ये नागौर से लग गई। इधर आप लगाएंगे तो जोधपुर से भी लगेगी। ठीक है, इधर से आप लगाएंगे तो बाड़मेर से भी लगेगी सर। इधर से लगाएंगे तो जालौर से भी लगेगी जी। सिरोही से भी लगती है सीमा, ऐसी बात नहीं, सबसे लगाएगा। सिरोही से भी लगती है, जयपुर से भी लगती है दोस्तों, राजसमंद से भी लग रही है, त्रिशूरी के दर्रे देखते हो आप, और अजमेर से भी लगती है। तो देखिए यार बात ऐसी है कि बात बड़ी गुड वाली है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी बार ये आया हुआ है। इसकी सीमा लगती है पाली की नागौर से लगती है, जोधपुर से लगती है, बाड़मेर से लगती है, जालौर से लगती है, सिरोही से लगती है, उदयपुर से लगती है, राजसमंद से लगती है और अजमेर से लगती है। 8 जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता है पाली जिला। तो आपको ध्यान देना है पाली जिलों की जो सीमा है वो राजस्थान के 8 जिलों के साथ लगती है और सबसे ज्यादा लगती है जी। चलो जी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आप समझने की कोशिश करो वो क्या लिख दिया मैंने। राजस्थान के खंडित जिले कौन से हैं जी? राजस्थान के खंडित जिले हैं। खंडित का मतलब है जिनका क्षेत्रफल जिले के बाहर है, जो एक जिले के अलावा दूसरे जिले में भी रहते हैं। तो देखिए जी बिल्कुल सिंपल है, अजमेर जो है वो एक तो वो खंडित है।
इसका अजमेर का एक पार्ट तो मुख्य अजमेर में है ही, और दूसरा राजसमंद में आप देखोगे यहाँ पर आपको कोने में दिखाई देगा छोटा सा, ये जो पार्ट है ये है रावली टटगढ़ वाला पार्ट। यहीं पर वो मोरमजी औरमजी है, मोरमजी, तो ये एक पार्ट है अजमेर का जो राजसमंद में है। ये जो जिला है वो कौन सा है, राजसमंद। तो अजमेर एक तो यहाँ पे है और एक अजमेर यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा जी चित्तौड़ है जी आपका। अभी जो चित्तौड़ है ये भी दो जगह है, एक ये हाड़ौती के पठार में है थोड़ा सा कोने पे, झालावाड़ कोटा के साथ सीमा लगा रहा है, और एक चित्तौड़गढ़ इधर उदयपुर प्रतापगढ़ के साथ सीमा लगाता है, भीलवाड़ा के साथ लगाता है। दो जगह चित्तौड़गढ़ है, इधर भैंसलोड़गढ़ वाला पार्ट है, इधर बस्सी अस्सी जो आप देखते हो चित्तौड़ वो इधर दिखाई देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अजमेर और चित्तौड़ राजस्थान के खंडित जिले हैं, टूटे हुए जिले हैं। इनका क्षेत्रफल जिले के बाहर भी स्थित है, ठीक है, अपने सीमा क्षेत्र के बाहर भी ये स्थित है। भैंसरोड़गढ़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये भैंसरोड़गढ़ आप जान ही गए होगे, ठीक है, अभी मैंने बोला भी था, अगर आप नहीं जाने तो जान जाओगे। असत्य कथन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा है। देखो चंबल नदी सबसे सर्वोत्तम राजस्थान में भैंसरोगढ़ के 84 से प्रवेश करती है, बिल्कुल साहब। चंबल नदी जो है राजस्थान में 84 से ही प्रवेश करती है, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई समस्या नहीं। राणा प्रताप सागर बांध पर रावत भाटा परमाणु बिजली घर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है सर, परमाणु बिजली घर स्थित है। देखते क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भी बनाती है भैंसगढ़ में। चंबल नदी पर स्थित राजस्थान में, तो पूछे अगर राजस्थान में पूछ रहा है ये सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है, ये बातें सारी सही है, पर इसका भैंसगढ़ के साथ क्या संबंध है, सही है क्या संबंध, ये सब भैंसगढ़ नहीं है। देखो चूलिया प्रपात जानते हो भैंसगढ़ में है, भैंसगढ़ बामनी और चंबल के संगम पे है, बामनी और चंबल के संगम पे है, दो नदियां चंबल और बामनी के संगम पे है भैंसगढ़। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, क्या कहलाता है, वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, ये भी सही बात है। 84 से चंबल प्रवेश करती, ये भी सही बात है। रावत बाटा परमाणु बिजली घर है, ये भी सही बात है, ठीक है, सारी बातें क्या है, सही है, सही है। अब आपको पूछ रहा है कि किलों का निर्माण पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, किलों का निर्माण पूछ रहा है। अब आपको बताना है कि कौन से जिले कहाँ पे और कहाँ पे कब बने थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जी बात ऐसी है, धौलपुर का निर्माण की बात करते हैं सीधे। धौलपुर का निर्माण बिल्कुल सही टाइम पे हुआ है, सामने सामने 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था धौलपुर। अभी राजस्थान पुलिस प्रतापगढ़ पूछ लेते हैं जब इच्छा होती है उनकी। धौलपुर का निर्माण किया गया था 15 अप्रैल 1982 को। हनुमानगढ़ को बनाया गया था 12 जुलाई 1994 को, ध्यान देना है, हनुमानगढ़ का बनाया गया था 12 जुलाई 1994 को बनाया गया हनुमान। करौली कब बनाया गया, करौली बनाया गया था 19 अप्रैल 1997, ठीक है, राइट। और लास्ट में है दौसा 10 अप्रैल 1991, कब बनाया गया, 10 अप्रैल 19, ठीक है जी। और एक दो बच रहे हो तो अजमेर बना है 1956 में, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया
अजमेर, ये भी बात सही है। 1 नवंबर 1956 क्या बनाया गया? अजमेर। और अभी प्रतापगढ़ पूछा गया था, तो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया प्रतापगढ़। तो सारी बातें बिल्कुल सही सही है जी, कोई बात गलत नहीं है ना। प्रतापगढ़ जिले का गठन किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? अगला जो सवाल है ये भी पटवारी में आई है, पुलिस में आया ही है कि प्रतापगढ़ जो जिला है उसका जो गठन किया गया है वो कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया है? तो आप जानते हो प्रमेश चंद्र कमेटी है, इस रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। चर्चा कमेटी मुसलमानों से कम सहमत है। अशोक मेहता समिति पंचायत राज से संबंधित है। तो आपको ध्यान देना है, परमेश चंद्र जो कमेटी है उसने सुझाव दिया था प्रतापगढ़ बना दो, और इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है, जो रिपोर्ट इसकी लास्ट में आई है दिसंबर 2017 में इसकी रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है दिसंबर 2017 में कि पांच और जिले बना दो नए। राज्य में 5 और नए जिलों की आवश्यकता है, इस कमेटी ने ये भी कहा है। तो भी आप देख लीजिए हमारे। कौन सी इसमें प्रतापगढ़ जिले की तहसील नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, ये बड़ा टफ सवाल आपके लिए, मुझे उम्मीद है ये बता देंगे आप। कौन सा जिला ऐसा है जो प्रतापगढ़ जिले की, कौन सी तहसील ऐसी है जो प्रतापगढ़ जिले की नहीं है? दरियावाद, छोटी सादड़ी, बताओ जी, कौन सी तहसील ऐसी है जो प्रतापगढ़ की नहीं है? बताओ बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं, एक सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, अरे फिर मैं भूल जाता हूँ। सीता माता, ये जो सीता माता है ये तहसील नहीं है साहब। अरनौद तहसील है, छोटी सादड़ी तहसील है, दरियावाद तहसील है, लेकिन लेकिन सीता माता प्रतापगढ़ की तहसील नहीं है। सीता माता एक अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, लेकिन वो नहीं है, तहसील नहीं। राजस्थान का क्षेत्रफल अगर आपको दोस्तों पूछा जा रहा है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल आप जानते हो 3,42,239 है भाई, 3,42,239 है। और एक और डाल देना .74 सेकंड गेट 2017 में पूछा हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ तक पूछा हुआ है। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। अब आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? तो देखिए साहब, राजस्थान की आकृति आप खूब सारी जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, कितनी बार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, फिर बता देंगे। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पतंगाकार है। क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार है। हम ये भी कह सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले राजस्थान की जो आकृति है किसने बताई? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, तो आप कहेंगे T.H. हेनले। ये जो T.H. हेनले नामक विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताई थी। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये भी आरपी में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आया है, रिपीटेड होता रहता है क्वेश्चन। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.40% है। आपको ध्यान देना है दोस्तों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.40% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
अगर आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप जानते हो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र और फिर आपका यूपी। पहले यहाँ पे आंध्र प्रदेश आया करता था, अब आजकल यूपी है। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद में एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर यूपी। सबसे छोटे राज्यों की बात करें तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है, फिर उससे बड़ा सिक्किम है, उससे भी बड़े की बात करें तो फिर त्रिपुरा है, उससे बड़ा त्रिपुरा है, उससे भी बड़े बात करूं तो फिर नागालैंड है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा और फिर नागालैंड है। चलो दोस्तों, सूर्य की सर्वाधिक लंबी किरणें सीधी किस जिले में पड़ेगी? देखो दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आप लोगों को। ये मान लीजिए कि ये सूरज है, ये क्या है? सूरज है जी आपका, और आप जानते हो ये आपका राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। तो ये कह रहा है कि सूरज यहाँ पे है, कहाँ पे है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है और तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही है। देखो यहाँ से देखिए, सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है? बांसवाड़ा में। और तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? जितना ये ऊपर की तरफ जाएगा उतनी इसकी किरणों में तिरछापन आता जाएगा। देखिए, जितना दूरी बढ़ेगी उतना इसकी किरणों में तिरछापन आता जाएगा। उत्तर की ओर सबसे ज्यादा इसकी किरणें तिरछी होती जाएंगी। तो आपसे जब भी पूछे सबसे ज्यादा जो सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, और धीरे धीरे ऊपर जैसे जाओगे आप राजसमंद, अजमेर, नागौर, आप बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जितना उत्तर में पहुंच जाओगे उतनी किरणें क्या होती जाएंगी? तिरछी होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है बांसवाड़ा में और सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है गंगानगर। उससे कम तिरछी पड़ती है हनुमानगढ़ में और उससे बांसवाड़ा से कम सीधी पड़ती है डूंगरपुर में। धीरे धीरे जैसे जाओगे वैसे तिरछा फर्क पड़ता जाएगा। टोपा लगा रखा है, सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। 6:30 बजे, 6:10 पे रिकॉर्ड करना शुरू किया था। बहुत सारे वीडियो बनाने हैं आज में, क्योंकि 13 तारीख को तो खैर लाइव रहेगा, 14 तारीख के हैं, 15 के हैं, 16 के हैं, 3 दिन के 6 वीडियो रिकॉर्ड करने हैं। 6 घंटों की क्लास है आज में। इसके अलावा रेगुलर क्लास भी लेनी है हमारी, जो 4-5 घंटे की रोज होती है। तो आज का दिन 10-12 घंटे पढ़ाना है, मान लीजिए आजाद में। कोई नहीं, पढ़ाने। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान, अभी बताया मैंने आपको, सबसे ज्यादा तिरछी कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में पड़ेगी। देखो दोस्तों, मैंने बहुत इजी इजी आपको ये समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक पार्ट को मैंने पकड़ा है इस बार, एक एक चैप्टर को मैंने पकड़ा है, लाइन लाइन से क्वेश्चन पकड़ा है, जिससे आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, आने वाले टाइम में आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा बहुत शानदार तरीके से। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ, इस काम पे लिख लियो। दो जलवायु प्रदेशों में फैला हुआ राजस्थान का जिला है। ऐसा कौन सा जिला है जो दो जलवायु प्रदेशों में फैला हुआ है? देखो, वो कॉमन सेंस वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसा है। समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा दो बातें पहले इधर समझेंगे। देखो दोस्तों, ये गोल गोल आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क। बस एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर कुछ ही नहीं है, सब कुछ फिर की रह रहा है। और ये है 66.5 आर्टिकल।
ठीक है, अपन तो ऊपर का मतलब रख लेते हैं, नीचे से अपन क्या मतलब। देखो ये जो एरिया है कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच, यहाँ पर पाई जाती है उष्ण जलवायु। सदैव यहाँ पर तापमान रहता है ज्यादा, सर्दी नहीं पड़ेगी, बेसिक नियम है। थोड़ी बहुत पड़ जाती है अलग, लेकिन सर्दी नहीं पड़ेगी, उष्ण जलवायु पाई जाती है ज्योग्राफी के हिसाब से। ये जो एरिया है 23.5 के ऊपर, ये आता है शीतोष्ण जलवायु में आ रहा है, शीतोष्ण में। अब राजस्थान को देखिए आप, अगर आप राजस्थान को देखेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझ में आते ही कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आप राजस्थान को देखेंगे, क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे आप और आंसर भी समझ। अगर आप राजस्थान को देखेंगे तो आप देखते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, आप जानते हो यहां से कर्क रेखा गुजर रही है। ये कौन सी रेखा है? ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। यानी कि आप ये बात मानते हो, जैसे मैंने बताया आपको भी, कि इस रेखा के नीचे तो कैसी जलवायु पाई जाएगी? उष्ण जलवायु। यही तो कहा मैंने भी यहाँ पर कि भूमध्य कर्क रेखा के नीचे नीचे कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण। यहाँ पे ठंड नहीं पड़ेगी। लेकिन इस रेखा के ऊपर क्या कहा पढ़ने की, कर्क रेखा से ऊपर जो है, यानी कि 23.5 डिग्री रेखा के उत्तर में आप जाएंगे तो जलवायु कैसी हो जाएगी? शीतोष्ण। इस पूरे पार्ट में जलवायु कैसी है? शीतोष्ण। तो आप जानते हो डूंगरपुर, ये जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा तो पूरा का पूरा नीचे है, लेकिन ये जो डूंगरपुर है, ये एकमात्र जिला है जो इसमें भी आता है, जो कर्क रेखा छू के गुजर रही है, और इसमें भी आता है। हम कह सकते हैं कि डूंगरपुर में जो जलवायु पाई जाएगी वो शीतोष्ण जलवायु भी होगी और जलवायु उष्ण भी होगी। तो डूंगरपुर को हम कह सकते हैं शीतोष्ण भी और उष्ण भी। समझ में आ गया? बांसवाड़ा में भी यही बात लागू जाएगी। तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बात अलग है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो पूछ रहा है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? देखो सीधी सी बात है दोस्तों, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक आपका जानते हो कि एक आपका डूंगरपुर को छूती हुई जा रही है, डूंगरपुर का चीखली गांव है, उस चीखली गांव से निकलती है। एक बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा का जो कुशलगढ़ शहर है, कस्बा है, टाउन है, वो कुशलगढ़ कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, 26 किलोमीटर है, बाकी बातें अपन कर चुके हैं। ये आ गई है राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो बता दिया साहब, 2 जिलों से गुजरती है। क्या थी लंबाई? अब ये कह रहा है, बिल्कुल ये एसटी का सवाल है, मेरे पास जबरदस्ती आ गया है, ये बोले गलती। राजस्थान के एकीकरण 18 मार्च से शुरू होकर 7 चरणों में गुजरता हुआ कब पूरा हुआ? तो आप कहेंगे पूरा कब हो गया? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर को आप क्या मनाते हो? राजस्थान स्थापना दिवस। 1 नवंबर को आप मना लेते हो राजस्थान की स्थापना का दिवस। ठीक है जी, चलो जी ठीक। एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो देखो दोस्तों, बहुत इजी है। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 तो रियासतें थी। ठीक है, 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा, कौन सा था? कुशलगढ़। हाँ, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। और एक यूटी था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश।
तो यहाँ तक कोई समस्या दोस्तों? मैं इसको वीडियो को लेट बनाता, मैं जल्दी उठने की कोई इच्छा नहीं थी, मैं रात को 1 बजे सोया था। लेकिन मेरे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे बगल में अंकल जी की, हमारे जो पड़ोसी है, तबीयत खराब हुई। शुगर के पेशेंट थे, भाई साहब जानते नहीं थे, समझते तो होंगे, पर उन्होंने क्या सोचा, भाई चलो ठीक है, 70 पे शुगर लेवल था। उन्होंने एक इंजेक्शन और लगा दिया कम होने का, शुगर आ गई 28 पे। भाई साहब, भाई अंकल जी की तबीयत हो गई खराब। लेके गए जयपुर में, 2-3 हॉस्पिटल के पास गए, पहले संजीवनी था, वहाँ बंद मिला, कुछ नहीं मिला वहाँ पे। आदित्य था, वहाँ कुछ नहीं। 4 बजे की बात सुबह सुबह। फिर पहुंचे हम मेट्रोमास मानसरोवर, वहां जाके अटेंड किया, फिर इंजेक्शन लगाई, 2 बोतल चढ़ाई। अंकल जी बिल्कुल होश में नहीं थे, 2 बोतलों बाद में अंकल जी वापस खड़े हुए। तो इसलिए फिर मैं, चलो अब उठ तो गए हैं, बढ़ा देते हैं वीडियो, इसलिए सुबह सुबह मैंने ये वीडियो अब बनाता रहा। राजस्थान का क्षेत्र इजराइल के क्षेत्र से कितना गुना बड़ा है? देखो बहुत ईजी है सवाल, है ना? 17 गुना है। पहले का आंसर देखो आप। देखो ये पूछते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है, तो अगर जर्मनी से पूछे, जर्मनी के लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है। अगर आपसे जापान के साथ संबंध स्थापित करें, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान के भी लगभग बराबर है। आप कह सकते हो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है जर्मनी और जापान के लगभग क्या है, बराबर है। क्या लगभग बराबर। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन से, यूके से कितना गुना बड़ा है या छोटा है? तो ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। 2 गुना बड़ा है राजस्थान ब्रिटेन। श्रीलंका है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना। और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 17 गुना किससे बड़ा है? इजराइल से। 5 गुना किससे है? श्रीलंका से। 2 गुना किससे बड़ा है? यूके से। किसके बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल? आप कहेंगे जर्मनी के बराबर है, जापान के भी बराबर ही। ये चीज हम बात कर, लेकिन ये सब क्या है, एक देश के रूप में बहुत ज्यादा स्थापित है और बहुत अच्छा विकास इन्होंने किया है, अपनी अच्छी सुविधाएं नागरिकों को। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगाते हैं? देखो साहब, एमपी के साथ 2 बार सीमा लगाने वाले जिले, जब आपको ये पूछे कि एमपी के साथ 2-2 बार सीमा कौन से जिले लगाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो काम है वो कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ 2-2 बार सीमा लगाते हैं। अब आपको मन में आ रहा होगा कैसे, तो मैं कैसे डिफाइन कर देता हूँ। देखो जी, एक तो क्या है, ये कोटा यूं है, तो कोटा की एक सीमा तो लगती है यहाँ पर, और एक सीमा लगती है कोटा की यहाँ पर, लग गई 2 जगह। यहाँ पे है चित्तौड़, चित्तौड़ की एक सीमा तो लग रही है ये वाली, और एक चित्तौड़ यहाँ पे है, चित्तौड़ की लग रही है यहाँ पर। तो चित्तौड़ एक यहाँ पे लगा रहा है, एक यहाँ पे, कोटा एक इधर लगा देता है, एक इधर लगा देता है, इन दो दो बार। जैसे देखा जाए तो झालावाड़ भी इधर से इधर घूम ही रहा है, तो मानते नहीं लोग। मिश्रित कृषि का तात्पर्य क्या है? आपको पूछे मिश्रित कृषि का क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे साहब मिश्रित कृषि का मतलब है कृषि और पशुपालन, जिस कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाए। मुझे लगता है भारत में सभी लोग, मोस्टली जो राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, अपने नॉर्थ जो भी है उत्तर भारत के, तो मुझे लगता है सब साथ साथ ही करते हैं। जो कृषि कार्य करता है वो पशु रखता ही रखता है। तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति, ये मान के चलो कि कृषक है, वो
विस्तृत कृषि करता है। सहायक क्रिया है पशुपालन और एक आर्थिक संबल प्रदान करती है, क्योंकि कृषि में तो 6 महीने बाद पैसा दिखेगा, 5 महीने बाद दिखेगा। प्रत्येक मंथ कृषक को पैसा उपलब्ध करा देती है थोड़ा बहुत, जिससे उसका खर्चा चलता रहता है। राजस्थान को कितने जलवायु क्लाइमेट प्रदेशों में डिवाइड किया गया है? देखो भाई, राजस्थान को देखो इसमें लिख दिया, राजस्थान को 5 कृषि, अब इसमें कृषि कर लेते हैं, राजस्थान को कितना किया गया है, तो कृषि ने छोड़ दिया भाई ने, कृषि जलवायु प्रदेशों में आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग का नाम ना ले। राजस्थान की जो कृषि है मुख्यतः वर्षा पे निर्भर है। राजस्थान में एक वर्ष में 3 फसलें पैदा की जाती हैं। राजस्थान में रबी की फसल को शालू कहते हैं, नहीं, रबी की फसल को पुनालू कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी की फसल को पुनालू कहते हैं। रबी की फसल को क्या बोलते हैं? पुनालू कहते हैं सब, ठीक है। तीनों बात ध्यान रखना, राजस्थान की कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, 3 फसलें पैदा होती हैं, और तो क्या बोलते हैं? सुनालू नहीं बोलते, उनालू बोलते हैं, ठीक है। कालू जी बताइए, 2 मिनट का टाइम दो क्या आप मुझे? तो दूंगा। ये पूछ रहा है निम्न में से भिन्न को छाटिए, कौन सी भिन्न है? तो देखिए, अफीम, तारामीरा, जीरा और अरंडी में से कौन सी भिन्न है? तो आप देखिए, बताइए कौन सी भिन्न है? ठीक है, देखो भाई, जीरा होता है रबी में, देखो मैं देखता हूँ, रबी में, तारामीरा भी रबी में, अरंडी को हम खरीफ की मानते हैं, अफीम दोनों में आ जाती है, खरीफ में होती है, रबी तक निकलती है, लेकिन इसको रबी में काउंट करते हैं, तो इसमें अरंडी आप कर दो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आज की आपकी क्लास है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्लास है मेरी पसंद आई होगी, ठीक है। एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत थे पर अब टाइम का भी है, मैं फिर समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो, मैं हूँ दिवाकर शास्त्री, और अगर आप अन अकेडमी में जुड़ते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 3 प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के, प्लस की क्लासें होती हैं, स्पेशल की क्लासें होती हैं, और यूट्यूब की क्लासें होती हैं। 3 तरह की क्लासें हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, जहाँ पे तीनों ही जगह आपको ये चीजें मिलती हैं, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन और कवरफुल सिलेबस। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, प्लस कोर्स सब्जेक्ट को समझने के आकर्षक नई तरीके अपनाते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन होता है, टेस्ट सीरीज होती है, मार्गदर्शन भी आपको मिलता है। अब तक आपने नहीं किया तो जोड़ लेना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, और स्टेट बीसीएस में आप आरपीएससी डाल देना, और फिर आपको क्या करना है, फीस जो है 12 महीने की 7,000 है, और 24 महीने की 8,400 रुपए, जिसमें 10% की छूट मिल जाती है। दिवाकर टैग मेरा रेफरल कोड है, टेलीग्राम चैनल हमारा है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम, जहाँ पे आपको सारी सूचनाएं, सारी पीडीएफ, सब कुछ आपको मिलेगा साथ, और दिवाकर टैग रेफरल कोड है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं,